चलिए तो अब हम डिस्कशंस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक के ऊपर, जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, या चाहे वो थियरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, किसी भी जगह या फिर वाइवा हो, सभी जगह पे इस टॉपिक में से क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। क्यों पिक्यूलियरिटी है ये टॉपिक की, तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ठीक है। एक्सट्रीमली कॉमन कंडीशन है। एपिलेप्सी के काफ़ी पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो ड्रग्स हैं, देर आर मैनी नंबर ऑफ ड्रग्स, काफ़ी है, काफ़ी देर आर मैनी ड्रग्स। तो इतनी सारी ड्रग्स के बारे में चीज़ें याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे। जैसे हर एक जो भी ड्रग्स हैं उसके नाम या फिर क्लासिफिकेशन हो गया, इसका इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए फार्माकोकाइनेटिक के, वो देखेंगे, जिसमें से आपको कई बार अच्छे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इसके यूजेस या फिर इंडिकेशंस, कौन सी कंडीशंस में ये यूज़ होते हैं, उसके बारे में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रोफाइल, उसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ज़्यादा कुछ डोज वोज ऐसी चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी। तो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ही हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ये पीपीटी में दिया गया है एक एक पॉइंट, आप ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो समझिए पहले कि एपिलेप्सी क्या है। तो एपिलेप्सी एक कंडीशंस है जिसमें क्या होता है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की एपिलेप्सी होती है, किस टाइप के सीज़र हैं उसके हिसाब से। बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है एपिलेप्सी में, या फिर सीजर्स की बेसिक पैथोलॉजी अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक्साइटेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं न्यूरॉन, और कुछ एबनॉर्मल कनेक्शंस बैठ जाते हैं। वो एबनॉर्मल कनेक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि मिस फायरिंग जिसे कहते हैं, ओके, मिस फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, और जिसे हम लोग सीजर्स का नाम भी देते हैं। कई बार कन्वर्जन्स भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली अगर कॉजेस नहीं पता है तो कन्वर्जन एक सिम्टोमेटिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो सीजर्स तब पता होता है कि किस टाइप के कन्वर्जन्स हैं, उसके टाइप्स, उसके हिसाब से फिर हम लोग सीजर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये पूरी कंडीशंस को कहते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। तो सीजर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो अगर जनरलाइज टर्म में देखें तो सीजर्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पे पहले ही लिखा है जनरलाइज सीजर, दूसरा होता है फोकल सीजर, और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड टाइप ऑफ सीजर्स। जनरलाइज टाइप में सबसे पहले नाम आता है दैट इज़ टोनिक क्लोनिक, या फिर उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहा जाता है। अभी टोनिक में क्या होता है कि अलग अलग फेज होते हैं। पहले पेशेंट्स को टोन पूरा बॉडी खींच जाता है, ठीक है, टोनिक मसल्स के टोन बढ़ जाते हैं। फिर होता है क्लोनिक, क्लोनिक में क्या होता है, एक झरकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट जो है वो थोड़ा स्लीपी कंडीशंस में चला जाता है। तो इस टाइप की पिक्चर अगर क्लिनिकल है तो इसे टोनिक क्लोनिक या फिर ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। फिर होता है एक एब्सेंट सीजर, जिसे पेटिट माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। पेटिट माल या फिर एब्सेंट सीजर्स यूजुअली बच्चों में देखा जाता है, और ये यूजुअली देखा गया है 5 साल के अराउंड के जो बच्चे हैं या फिर उससे बड़े बच्चे हैं, उसके अंदर ये पेटिट माल सीजर्स हमें देखा गया है। फिर होता है मायोक्लोनिक, जैसे हमने बात की थी, मायोक्लोनिक या फिर क्लोनिक सीजर्स होते हैं जिसमें एबनॉर्मल झरकी मूवमेंट होती है। टोनिक सीजर्स जो होते हैं जिसमें टोन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पूरा बॉडी स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है। और फिर होता है एटोनिक, जिसमें बॉडी का टोन चला जाता है, मसल एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट माइट फॉल एज वेल, ठीक है। तो ये जनरलाइज सीजर्स के सब टाइप्स हैं। फिर आते हैं फोकल सीजर, जिसे पार्शियल सीजर्स भी कहा जाता है, जिसमें होते हैं सिंपल पार्शियल सीजर, जिसे जैक्सोनियन एपिलेप्सी कहा जाता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या फिर साइकोमोटर सीजर्स भी कहा जाता है।
यहाँ पे क्लिनिकल पिक्चर अगर हम देखें तो कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है, बड़े मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है, छोटे छोटे मसल्स की एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। जैसे हाथ में कुछ ट्रेमर जैसे सिचुएशन आना, जब भी एपिलेप्सी का अटैक आता है तब होती है, ये कंटिन्यूस नहीं रहता है जैसा पार्किंसोनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए जब भी अटैक आता है, उसका एक्यूट अटैक आता है एपिलेप्सी का, तब एबनॉर्मल हाथ की मूवमेंट होने लगती है, एबनॉर्मल मुंह की मूवमेंट कुछ होने लगती है, पेशेंट की जो आईलिड्स हैं वो वाइड ओपन हो जाती है, या फिर कुछ पेशेंट एबनॉर्मल लिप्स की मूवमेंट करने लगता है, ओरल मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, हाथ से कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करने लगता है, जैसे बटन खोलना, अनबटन करना, ऐसी चीज़ें करने लगता है। तो उस टाइम के ऊपर पेशेंट आप नहीं कह सकते कि 100% कॉन्शियस है। ठीक है, सो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती है जिसे पार्शल सीजर्स भी कहा जाता है। और उसके बाद होते हैं अनक्लासिफाइड, जिसमें फेब्राइल सीजर्स का आना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पेशली बच्चों में बहुत देखा गया है, और इन्फेंटाइल स्पाज्म जो जैसी भी एक कंडीशंस देखी गई है। तो ये मोटा मोटा अलग अलग टाइप का एपिलेप्सी या फिर सीजर्स की कंडीशंस होती हैं। हर एक सीजर्स के हिसाब से आपको फिर उसमें स्पेसिफिक दवाइयाँ देनी पड़ती है। ज़्यादा हम क्लिनिकल पिक्चर के डीप में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि इस टाइप के क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे और भी कुछ टाइप की होती है, जैसे एक फॉर्म होता है लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम। ये भी एक टाइप का एपिलेप्सी का फॉर्म ही है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट होते हैं। ये एक टाइप का रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी या फिर सीजर्स भी कह सकते हैं, बच्चों में देखा गया है। और लेनॉक्स और गैस्ट्रॉट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका स्पेसिफिकली फाइंड आउट किया था। जेनेटिकली भी एसोसिएटेड ये कंडीशंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम या फिर रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का नाम भी दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एडेनोसिन के बारे में। क्या होता है एडेनोसिन? तो एडेनोसिन एक बॉडी के अंदर एंडोजिनस सबस्ट्रेट दिया गया है या फिर सब्सटेंस दिया गया है जो एज एन एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कई बार क्लिनिकल कंडीशंस या फिर पैथोलॉजी इतनी होती है कि दैट इज़ नॉट इनफ, हमें एक्सटर्नली मेडिसिन देना पड़ता है। अभी हम लोग मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशंस करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा जो ड्रग्स हैं इसमें यूज़ होने वाली उसकी मैकेनिज़्म कौन कौन सी होती है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो कुछ ड्रग्स हैं यहाँ पे जैसे नाम दिया गया है, उसमें से कुछ पुरानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, ओल्डर ड्रग्स हैं, जिससे फेनिटॉइन हो गया या फिर कार्बामाजेपिन हो गया या फिर सोडियम वालप्रोएट हो गया। ये कुछ नई ड्रग्स हैं जिसके नाम है टोपिरामेट, लेमोट्रिजिन, जोनीसेमाइड, रूफिनामाइड, लैकोसेमाइड। तो ये कुछ नई मेडिकेशंस हैं। और ये जो सभी मेडिकेशंस हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई हद तक सिमिलर है। कैसे काम करती है? ये बेसिकली ब्लॉक करती है सोडियम चैनल्स को। ठीक है, सोडियम चैनल्स जो होती है इनको ये ब्लॉक करने का काम करती है, उसका एक टाइप का मैकेनिज्म है। अब सोडियम चैनल जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। पहली होती है रेस्टिंग स्टेज में, उसके बाद चैनल जाती है अपने एक्टिवेटेड स्टेट में, और उसके बाद चैनल जाती है उसके इनएक्टिवेटेड स्टेट में। इनएक्टिवेटेड स्टेट में से डायरेक्ट एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं जा सकती, वो जाती है पहले रेस्टिंग स्टेट में। इस प्रकार से जो सोडियम चैनल है, ज़्यादातर काफ़ी सारी चैनल का इस प्रकार से ही साइकिल चलता रहता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में ये जो सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करती है। अब यहाँ पे अगर हम मेन चीज़ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चैनल है उसमें 2 गेट पाए गए हैं। 2 प्रकार के ऐसे गेट होते हैं, एक जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है और एक ब्लू कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन गेट ब्लैक कलर का है जिसे एक्टिवेशन गेट कहते हैं, और ब्लू कलर का जो है उसे इनएक्टिवेशन गेट भी कहा जाता है। तो जब भी रेस्टिंग स्टेट में चैनल होती है तो एक्टिवेटेड गेट और एक्टिवेशन गेट बंद होता है। अब जब एक्टिवेटेड स्टेट में आती है चैनल तो ये जो एक्टिवेशन गेट है ऑब्वियसली खुल जाता है, और इनएक्टिवेशन गेट है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है लेकिन अभी भी खुला है। तो इसलिए इस स्टेज में सोडियम सेल के अंदर चला जाता है, डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है सेल, और धीरे 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 इनएक्टिवेशन गेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एक्टिवेशन गेट ऑल्दो खुला है, इसे कहते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ चैनल।
ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिवेशन गेट बंद होता है, अगेन इनएक्टिवेशन गेट खुला हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा साइकिल चलता रहता है। ये जो ड्रग्स हैं, जैसे हमने बात की, ये जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में चैनल को ब्लॉक करता है, उसे रेस्टिंग स्टेट में इजीली नहीं लाने देता है, तो इसलिए फिर से वो एक्टिव नहीं हो पाती है। इवेंचुअली डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, तो रिलैक्स करने का न्यूरॉन को काम करती है, और इस प्रकार से ये ड्रग्स इवेंचुअली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो ये एक मैकेनिज्म हो गई जिससे ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स काम करती है। फिर कुछ ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो गाबामिनर्जिक ट्रांसमिशंस के ऊपर काम करती है, देखते हैं उसके बारे में भी। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या फिर केमिकल है जो ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट को काम करने के लिए। हमारे ऑलरेडी जो CNS में सीडेटिव हिप्नोटिक्स का लेक्चर हुआ, उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि गाबा जो होता है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर वो होता है, रिलीज होता है एज ए लाइगेंड, तो वो क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स सी के थ्रू काम करता है, और जिससे जो सेल है उसका एक्साइटेशन कम होता है। ठीक है। सो अगेन, अगर हम किसी भी प्रकार से गाबा का लेवल बढ़ाते हैं, हम अगर किसी भी प्रकार से गाबा का लेवल अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो पेशेंट का जो न्यूरोनल एक्टिविटी जो ज़्यादा बढ़ गई है, एक्साइटेशन हो गया है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो हमारा मेन एम यही रहेगा कि किसी भी प्रकार से गाबा एक्टिविटी को बढ़ाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाबा रिलीज़ होता है वो पहले बनता है यहाँ पे, और कुछ वेसिकल्स के अंदर ये स्टोर होता है। उसके बाद ये जो गाबा है यहाँ पे रिलीज़ होता है। गाबा फिर अपने कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। गाबा के यहाँ पे एक रिसेप्टर दिखाया गया है, गाबा ए रिसेप्टर चैनल। फिर उसके बाद कुछ गाबा का अपटेक हो जाता है, जैसे गाबा ट्रांसपोर्टर से अंदर अपटेक हो जाता है। कुछ जो गाबा होता है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ एंजाइम्स की मदद से, जैसे गाबा ट्रांसएमिनेज जैसा एंजाइम है। सो ये कुछ एंजाइम की मदद से भी उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो ये यूजुअल साइकिल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर का होता है, वही साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है, और ये हर एक स्टेज के ऊपर हमने एक ड्रग बनाई है यहाँ पे। तो कौन गाबा का रिलीज़ करवाता है, उसमें कुछ ड्रग्स के नाम हैं, जैसे गाबा पेंटीन हो गया, या फिर प्रीगाबेलिन हो गया, या फिर वाल्प्रोइक एसिड हो गया। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो गाबा रिलीज़ करवा के काम करते हैं, गाबा का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो गाबा ए रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स हो गए या फिर बारबिचुरेट्स हो गए। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो गाबा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। फिर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो गाबा का जो रीअपटेक होता है सेल के अंदर, वो बंद कर देते हैं, जिसका नाम है टियागाबिन। सो टियागाबिन ड्रग है, गाबा का जो रीअपटेक है गाबा ट्रांसपोर्टर के थ्रू, उसे बंद कर देते हैं। फिर ड्रग का नाम है विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन क्या करता है कि जो गाबा का मेटाबॉलिज्म है उसे इनहिबिट करते हैं गाबा ट्रांसएमिनेज से। सो इस प्रकार से गाबा का लेवल बढ़ेगा। तो दीज आर द मैकेनिज्म्स, और ये कुछ ड्रग्स हैं जो गाबा का लेवल बढ़ा के काम करते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरी मैकेनिज्म्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काम करती है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कम करते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, या तो फिर उसको बढ़ाइए या फिर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसे कम कीजिए। कौन सा है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? दैट इज ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या फिर अमीनो एसिड है जो ब्रेन के अंदर है, और इसमें ग्लूटामेट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ग्लूटामेट अपने कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, जिसमें कुछ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं मेटाबोट्रोपिक, और कुछ होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जिसके नाम है काइनेट रिसेप्टर्स, NMDA रिसेप्टर्स और EMPA रिसेप्टर। इन रिसेप्टर के ऊपर ग्लूटामेट काम करता है और सेल एक्साइटेशंस करता है। तो अगर हम ग्लूटामेट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं तो भी हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे काम करती है, उसमें आप नाम देख सकते हैं। एक है फेलबामेट। फेलबामेट करके ड्रग है जो ये NMDA रिसेप्टर्स को इनहिबिट या फिर ब्लॉक करती है। फिर है टोपीरामेट, ये काइनेट रिसेप्टर्स को इनहिबिट करके काम करती है। और एक है पेरेम्पेनल जो AMPA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे समराइज़ किया गया है। ये कई बार आपको MCQs के अंदर पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने दे दिया है पूरा चीज़, जिससे आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी।
तो इस प्रकार से हम लोग एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करके एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो फोर्थ मैकेनिज्म होती है वो होती है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स। जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसको बंद करें। कैल्शियम भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो स्पेशली थैलेमस के अंदर जो एक्साइटेटरी कैल्शियम चैनल्स होती हैं उसको अगर हम लोग बंद कर देते हैं, जिसे टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल कहते हैं, ठीक है। टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स जो होती है टी थैलेमस के लिए ही यहाँ पे प्रॉपरली दिया गया है। तो टी टाइप की कैल्शियम चैनल्स को बंद करते हैं तो इसकी मदद से एप्सन सीजर में हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है। तो बच्चों के अंदर जो एप्सन सीजर होते हैं उसमें अगर इफ़ेक्टिवनेस आपको क्रिएट करनी है तो आप टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स को बंद कीजिए। कौन कौन सी ड्रग इस प्रकार से काम करती है, वो ड्रग्स के नाम है वाल्प्रोएट, एक है लेमोट्रिजिन और एक है इथोसक्सीमाइड। बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग है इथोसक्सीमाइड। अगर आपने अच्छे से देखा होगा सभी ड्रग्स में तो ये दोनों ड्रग आपको ऑलमोस्ट सभी मैकेनिज्म में मिलेगी, वाल्प्रोएट और लेमोट्रिजिन। तो इसीलिए ये दोनों ड्रग को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक कहा जाता है, क्योंकि हर एक मैकेनिज्म से काम करती है। सोडियम चैनल ब्लॉकिंग से भी काम करती है, गाबामिनर्जिक सिस्टम को फैसिलिटेट करके या फिर बढ़ा के भी काम करती है, ठीक है। कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करके काम करती है। तो ऑलमोस्ट हर एक तरीके से काम करने वाली मैकेनिज्म है इनकी, और इसीलिए ऑलमोस्ट हर एक टाइप की एपिलेप्सी या फिर सीजर्स के अंदर भी ये ड्रग्स इफेक्टिव है। तो इसीलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस कहा जाता है। देखते हैं उसके बारे में। कुछ ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म हम लोग क्लियरली अंडरस्टूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कई बार इसके अंदर से एमसीक्यूज पूछते हैं तो वो हम लोग समझ लेते हैं। दो ड्रग हैं ऐसी, एक है लेविटेरासिटाम। लेविटेरासिटाम कैसे काम करती है? लेविटेरासिटाम ये ड्रग है, यहाँ पे भी लेविटेरासिटाम, यहाँ पे दो न्यूरोट्रांसमीटर दिखाए गए हैं, एक है एक्साइटेटरी स्पेस न्यूरॉन्स और एक है इनहिबिटरी स्पेस। तो एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर ऑब्वियसली एक्साइटेटरी ग्लूटामेट होगा जब हमने बात कर दी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा गाबा। हमें यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करवाना है? हमें गाबा का रिलीज़ करवाना है और हमें ग्लूटामेट का रिलीज़ कम करना है। तो लेविटेरासिटाम सेम मैकेनिज्म से काम करेगी। तो कह सकते हैं कि लेविटेरासिटाम एक मोड्यूलेटिंग मेडिकेशंस हैं, वो मोड्यूलेशंस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज का। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसे कम करती है और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिक्रेशन बढ़ाती है। कैसे ये करती है? वो काम करती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके, और जिसका नाम है SV2A, साइनेप्टिक वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, जैसे नाम सजेस्ट करता है कि साइनेप्स के अंदर जो वेसिकल्स, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे पड़े होते हैं, उसके साथ ही एसोसिएट करता है, और ये उसके ऊपर काम करके एक्साइटेटरी होगा न्यूरोट्रांसमीटर का जो वेसिकल, तो उसका रिलीज़ वो कम करता है, और अगर इनहिबिटरी होगा तो इसका ये रिलीज़ बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। और उसके बाद जो दूसरी ड्रग थी वो थी लाकोसामाइड, ठीक है। लाकोसामाइड कैसे काम करता है? जो प्रपोज मैकेनिज्म ऐसी है कि ये कोलेप्सिन रिस्पॉन्स मीडिएटेड प्रोटीन, CRMP जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है। ये प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन्स बनाने के लिए। ऐसा माना गया है या फिर ऐसा हाइपोथेसिस माना गया है कि एपिलेप्सी के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होके वो बढ़ जाते हैं, उसका नंबर्स। तो उन वो कैसे बढ़ जाते हैं? उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो प्रोटीन का नाम है ये है कोलेप्सिन रिस्पॉन्स मीडिएटेड प्रोटीन। तो जो लाकोसामाइड है इसको इनहिबिट करता है ये प्रोटीन को, जिसकी मदद से आगे का एक्साइटेटरी न्यूरॉन नहीं बढ़ पाता है, और इसकी मदद से एपिलेप्सी में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब देखते हैं कन्वेंशनल कुछ ड्रग्स के बारे में, जैसे बारबिचुरेट्स। तो हमें पता ही है ऑलरेडी, हम लोग बारबिचुरेट्स के बारे में और बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं आगे के ऑलरेडी लेक्चर्स में। फिर भी यहाँ पे एज एन एंटी एपिलेप्टिक बारबिचुरेट का यूज़ होता है। हम लोग बारबिचुरेट में देखे थे कि बारबिचुरेट ऑलमोस्ट किसी भी जगह के राइट नाउ यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट एपिलेप्सी। तो अगर प्राइमरी एपिलेप्सी के मेजर्स से कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है तो उस केस में फिर आपको बारबिचुरेट दे सकते हैं। बारबिचुरेट एक अच्छा एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस है।
कैसे काम करता है मैकेनिज्म आप देख चुके हैं, इसकी गाबा माइमेटिक एज वेल एज फैसिलिटेटरी दोनों प्रॉपर्टी है। लो डोजेस के अंदर ये फैसिलिटेटरी एक्शन करता है, मीन्स कि गाबा की एक्शन को बढ़ाता है, गाबा के थ्रू काम करता है। और अगर हाई डोज हो गया तो गाबा की डायरेक्ट एक्शन को मिमिक करता है, क्लोराइड चैनल ओपन करता है। ये गाबा ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम करता है, जिससे क्लोराइड का कंडक्शन बढ़ता है। ये ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल करता है, और जिसकी वजह से ये जनरलाइज और पार्शल काफ़ी सारे सीजर्स में अगर प्राइमरी मेजर्स फेल होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसके बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेज जैसे हमने बात की थी कि सीडेटिंग, हाईली सीडेटिंग ड्रग्स हैं, टॉलरेंस भी इससे क्रिएट हो जाता है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग नहीं है। ये एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए या फिर एपिलेप्सी का जो एक्यूट अटैक है उसे कंट्रोल करने के लिए कई बार यूज़ की जाती है। कंट्राइंडिकेशंस पूछे आपको नींद में से भी उठा के तो आपको याद ही रखना है ये कंट्राइंडिकेशन जिसे कहते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ऐसी कंडीशंस में आपको नहीं देना है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीम सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड एबनॉर्मल हीम प्रोडक्शन होता है, जिसमें कई बार पेट में बहुत चुभन होती है, पेशेंट आते हैं। तो इस कंडीशंस में आप ना दें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में। ये हमारी बारबिचुरेट्स और कई बार कुछ केसेस में पैराडॉक्सिकल एक्साइटेशंस भी होता है। बच्चों के अंदर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तो कई बार फिनोबार्बिटोन का यूज़ किया जाता है। इससे बच्चों के अंदर हाइपरकाइनेज या मूवमेंट भी बढ़ जाती है, ये रिपोर्ट्स देखे गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। जैसे वो भी काम करता था वैसे ही ये गाबा फैसिलिटेटरी एक्शंस करता है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग बढ़ाता है, जिसमें डायजेपम, क्लोनाजेपम, लोराजेपम और क्लोबाजाम जैसी ड्रग का यूज़ होता है। बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं ये बेंजोडाइजेपिन्स। राइट नाउ काफ़ी सारी एपिलेप्सी के केसेस में स्पेशली एक्यूट अटैक को टर्मिनेशन करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स का अच्छे से यूज़ किया जाता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। बच्चों के अंदर क्लोबाजाम बहुत इफेक्टिवली यूज़ की जाती है। फेब्राइल सीजर्स वाले बच्चे होते हैं तो उनको कि क्लोबाजाम की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं पीडियाट्रिशियन की। जब भी फीवर किसी भी प्रकार से आए तो आप उनको क्लोबाजाम दे दीजिए, स्पेशली बच्चे जब 5 साल के नहीं हो जाते तब तक, तो हम लोग फेब्राइल सीजर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। लोराजेपम, डायजेपम काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं, देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, एक्यूट सीजर जैसे मैंने बात की, ये क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन एक्यूट कंडीशंस को मैनेज करने के लिए बोथ बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स यूज़ होते हैं। स्पेशली बेंजोडाइजेपिन की यूज़फुलनेस अच्छी है। आईवी यूज़ होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसी कंडीशंस के अंदर। लोराजेपम इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। स्टेटस एपिलेप्टिकस बाय द वे क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पे काफ़ी समय तक एपिलेप्सी का अटैक कंट्रोल नहीं होता है। जनरली एक्यूट एपिलेप्सी का जो भी अटैक आता है वो विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर चला जाता है, पेशेंट कंप्लीटली स्लीप में चला जाता है, उस टाइप का है। तो जो एक्यूट फेज़ रहता है, जो इवेंटफुल फेज़ रहता है, वो शायद 1 मिनट या फिर आधे मिनट के लिए ही होता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो इवेंटफुल जो चीज़ होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, 30-30 मिनट तक चलती है, ट्रिमेंडस ब्रेन डैमेज करती है। उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है और उसे एक्यूटली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आईवी मेजर लेना पड़ेगा उसमें और लोराजेपम का यूज़ करना पड़ेगा। डायजेपम रेक्टल रूट से दे सकते हैं, स्पेशली फेब्राइल सीजर में। जैसे हमने बात की थी कि बच्चों में फेब्राइल सीजर बहुत कॉमन है, तो अगर वैसे तो बच्चों में एपिलेप्सी मैंने जैसे कहा कि विद इन 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर चला जाता है। एक्यूट जो टोनिक फेज़ होता है ना, टोनिक फेज़ या फिर क्लोनिक फेज़ होता है, वो 15-20 सेकंड या फिर आधी मिनट 1 मिनट मैक्सिमम में चला जाता है और फिर बच्चा सो जाता है। तो एक्चुअली उसका अटैक चला गया है, लेकिन कई बार फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ है तो रेक्टल रूट से डायजेपम देके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन से भी सीडेटिव इफेक्ट होती है। अगर बेंजोडाइजेपिन से भी कंट्रोल नहीं होता है तो उस केस में फिर आप बारबिचुरेट्स के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे भी टॉलरेंस डेवलप हो जाता है एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट के साथ। इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या फिर क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए अच्छी ड्रग्स नहीं है, ये स्पेशली एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए ही है। अब देखते हैं जो इन ड्रग्स में बहुत बार शॉर्ट
क्वेश्चंस के तौर पे या फिर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है। पुरानी ड्रग जैसे, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में ही हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास बेहतर दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन ये ड्रग के बारे में जानना बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग ड्रग के बारे में बात करते हैं तो ये है फेनिटोइन। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं आगे। नॉन सीडेटिंग ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, तो क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए अब जो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ये सब जो ड्रग्स हैं वो क्रोनिक एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए है। एक्यूट के लिए तो हमने बात की बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट जैसी, अगर उससे भी नहीं होता है तो कई बार एनेस्थेटिक एजेंट, जनरल एनेस्थेटिक्स का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है क्रोनिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को ना आए अटैक, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो, उसके लिए ड्रग्स आपको लाइफ लॉन्ग स्पेशली चलानी पड़ती है या फिर कई टाइम तक चलानी पड़ती है। तो ये ड्रग्स के बारे में अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स, पुरानी ड्रग्स है फेनिटोइन। फॉस्फेनिटोइन उसका वाटर सोल्यूबल फॉर्म भी बनाया गया है, उसकी ही प्रोड्रग्स हैं जो पेरेंटली आईवी और आईएम जैसे सिचुएशंस में एक्यूट अटैक में आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे काम करती है ऑलरेडी हम लोग मैकेनिज्म देख चुके हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती है। जीटीसीएस, जनरलाइज सोनिक क्लोनिक सीजर्स एंड पार्शियल सीजर्स में इफेक्टिव है। फेनिटोइन के और भी यूजेस होते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि फेनिटोइन्स के कौन कौन से यूजेस हैं। तो फेनिटोइन के और भी यूजेस होते हैं। कहाँ कहाँ पे फेनिटोइन यूज़ की जाती है, तो वो है एंटी एरिथमिक। एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग भी फेनिटोइन यूज़ होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में भी 1A, 1B, 1C ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लास 1B ग्रुप की मेडिकेशंस के तौर पे एज एन एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस के फॉर्म में ये यूज़ की जाती है फेनिटोइन। फेनिटोइन का दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है डिजिटालिस इंड्यूस्ड एरिथमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। डिजिटालिस जो ऐसे कार्डियोटोनिक मेडिकेशंस हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में यूज़ की जाती हैं, हार्ट को पंपिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे एरिथमिया भी होता है कई बार एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो अगर उससे एरिथमिया होता है तो उस केसेस में आप फेनिटोइन का भी यूज़ कर सकते हैं। फेनिटोइन से नई चीज़ पाई गई है कि फेनिटोइन जो है वो जो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाती है और जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो वुंड हीलिंग भी करता है ये ड्रग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जिसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि फेनिटोइन एक सेचुरेशन काइनेटिक फॉलो करता है। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप के काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन होते हैं। दवाइयाँ एलिमिनेट जो बॉडी के अंदर से किडनी के थ्रू होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक इस प्रकार का काइनेटिक होता है कि जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे उस प्रकार से एलिमिनेशन जो भी ड्रग्स का है वो बढ़ता जाएगा। और एक वो प्रकार का एलिमिनेशन है कि जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे अब किडनी का एक्सक्रीशंस का प्रोसेस कम हो जाएगा और अब डोज बढ़ाने से वो किडनी आपकी ड्रग को बाहर फेंक नहीं सकती है, जिसे कहते हैं सेचुरेशन काइनेटिक या फिर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जो मोस्टली ड्रग फॉलो करती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, जिसमें डोज बढ़ाने से भी एलिमिनेशन अच्छे से बढ़ता रहता है प्रोपोर्शनेटली। लेकिन इसमें कुछ टाइम के बाद प्रोपोर्शनेटली कॉन्सेंट्रेशन एक्सक्रीशन नहीं बढ़ता है और इसीलिए ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का बढ़ जाता है, जिससे सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो फेनिटोइन इस प्रकार की एक मेडिकेशंस हैं। थियोफाइलिन मेडिकेशंस हैं, अल्कोहल इसमें इंक्लूड होते हैं। ये सब जो है सेचुरेशन काइनेटिक फॉलो करते हैं। ब्रांड भी आप फेनिटोइन का मत चेंज करें। ऐसा देखा गया है कि कई बार फेनिटोइन जैसी ड्रग्स हैं जिनका ब्रांड चेंज करने से भी पास्ट में काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हुए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फेनिटोइन जैसी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली जो ड्रग्स हैं उसमें आप ध्यान रखें कि ब्रांड भी चेंज नहीं करें, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बदल सकता है और जिससे या तो टॉक्सिसिटी हो सकती है या तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं। फेनिटोइन बहुत फेमस है उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, देयर आर नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, इसीलिए ये ड्रग पूछी जाती है। काफ़ी अदर यूजेस है, इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक लिखने के लिए है, बहुत सारी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस लिखने के लिए है। तो इसमें लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या फिर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर टॉक्सिक लेवल होता है तो क्या होता है, फेनिटोइन का टॉक्सिक लेवल होता है तो सेरेबुलर सिम्टम्स आते हैं, जिसमें बैलेंसिंग डिफ़िकल्टी, एटेक्सिया होना, वर्टाइगो होना, निस्टेगमस या फिर विजन डिफ़िकल्टी, डिप्लोपिया होना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फॉस्फेनिटोइन जो उसका फॉर्म है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म, जब भी उसे आप यूज़ करें एक्यूट सिचुएशंस के अंदर तो उसे स्लो आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दें। अगर फास्टर एडमिनिस्ट्रेशंस करेंगे तो जिससे कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, कोमा या फिर एरिथमिया में भी पेशेंट जा सकता है। तो ये कुछ एक्यूट या फिर टॉक्सिक हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं। अब कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं, वो है प्रोलॉन्ग यूज़ के साथ। जैसे हमने बात की कि फेनिटोइन एक क्रोनिक एपिलेप्सी के लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन के तौर पे काम करता है, तो उससे क्या लॉन्ग टर्म से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हॉट मली का ऐसा एक बनाया गया है यहाँ पे, जिससे आप याद रख सकते हैं। एक तो होता है हर्सुटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हर्सुटिज्म मीन्स कि जो फीमेल्स हैं उनके बॉडी के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ, तो मुस्टैच आ जाना या फिर बियर्ड हेयर ग्रो होना, थिकन हेयर हो जाना, तो वो चीज़ कॉस्मेटिकली बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये इसके हिसाब से ही फेनिटॉइन जो यंगर फीमेल्स हैं उसमें अवॉइड की जाती है। हर्सुटिज्म होता है, दूसरा होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, गम का भी हाइपरट्रॉफी होता है। तो उसकी वजह से भी बहुत ही जो फेशियल फीचर्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो इसीलिए कई बार आपको क्रिटिसिज्म या प्रिस्क्रिप्शंस में पूछा जाएगा कि एक यंगर फीमेल है, इसमें फेनिटोइन देना योग्य है कि नहीं। तो आप ना बोल सकते हैं क्योंकि उसमें इस प्रकार की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पाई गई है। बोन से जुड़ी हुई चीज़ें भी होती है जैसे ऑस्टियोमलेशिया, इसलिए इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि विटामिन डी दे ऐसे पेशेंट्स को। ऑस्टियोमलेशिया होता है इससे। टेरेटोजेनिसिटी के लिए तो बहुत फेमस है ये ड्रग्स, जिससे फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है। कई बार एमसीक्यू पूछते हैं, इट्स वेरी स्पेसिफिक। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जो फेनिटोइन से होता है, जिसमें क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, छोटे छोटे फेलेंजिस हो जाते हैं। और क्लेफ्ट लिफ और क्लेफ्ट पैलेट जो आपको पता ही है, जो पैलेटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है डेवलपमेंटल, और माइक्रोसिफेली जो हमारा जो स्कल बोन है उसके साथ डेवलपमेंटल, ब्रेन के साथ डेवलपमेंटल जो एनोमलीज होती हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन है जिसे फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कहते हैं, और ये जुड़ा हुआ होता है फेनिटोइन का यूज़ के साथ अगर प्रेगनेंसी में किया जाए तो। B12 भी देना बहुत ज़रूरी है, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी के केसेस पाए गए हैं। जैसे हमने बात की थी कि बैलेंसिंग डिफ़िकल्टी, निस्टेगमा, सेरेबेलर सिम्टम्स होना इससे काफ़ी कॉमन है। लिम्फेडिनोपैथी जैसे सिचुएशंस भी देखी गई हैं, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी होता है। हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये इंसुलिन का रिलीज कम करता है। अगर फेनिटोइन देते हैं तो विटामिन के की डेफिशिएंसीज भी होती है। तो कई बार अगर वैसे तो पेशेंट्स को नहीं ही देना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स को ये चल रहा होता है तो विटामिन के भी देना पड़ सकता है। एरिथमियाज भी हो सकते हैं अगर फॉस्फेनिटोइन, जैसे हमने बात की कि हायर डोज पे या फिर थोड़ा फास्टर रेट पे दिया जाए तो। एक ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, उसका ओवर एक्सप्रेशंस करता है, और जिसकी वजह से भी एक रीज़न है, एक हाइपोथेसिस है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ गम या फिर वुंड हीलिंग जैसी चीज़ें होना। पॉजिटिव भी चीज़ है और नेगेटिव भी चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है इसकी वजह से। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ATR प्रोफाइल ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन ख़त्म करने के बाद अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे कार्बामाज़ेपिन के बारे में। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कई बार यूज़ होती है। कार्बामाज़ेपिन के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कार्बामाज़ेपिन का एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फेनिटोइन जैसा ही है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी टॉक्सिसिटी या फिर क्रोनिक टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी कम है। मेन जो चीज़ कार्बामेज़ेपिन फेमस है वो है उसका यूज़ इन पार्शियल सीजर्स। ये पार्शियल सीजर्स में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है, ऑल्दो GTCS में भी यूज़ हो सकती है, लेकिन पार्शियल सीजर्स में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो MCQ के फॉर्म में पूछते हैं, इसको यूज़ किया जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के अंदर। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे पेनफुल फायरिंग्स होते हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में ये कार्बामाज़ेपिन दी जाती है। सलमान खान को भी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की तकलीफ़ थी,
बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के अंदर भी ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है, आप कह सकते हैं। इसमें मेनिया जो हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कशंस कई बार कर चुके हैं और उसके ऊपर पूरा क्लास भी लेंगे हम लोग। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, दो पोल्स होते हैं, पेशेंट एक तो डिप्रेसिव फेज में जाता है या फिर ट्रिमेंडस एक्साइटेटरी स्टेट में जाता है, एजिटेटेड हो जाता है। तो इस सिचुएशंस में भी कार्बामेजेपिन इफेक्टिव ड्रग्स हैं। एडिशनल एक यूज़ है एज एन एंटी डायूरेटिक, डायबिटीज इंसिपिडस में, जिसमें बहुत ही यूरिन निकलता है। तो इस सिचुएशंस में भी एज एन एंटी डायूरेटिक कार्बामेजेपिन यूज़ किया जाता है, ईडीएच का एक्शन बढ़ाता है। अगेन फार्माकोकाइनेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी है, ये है भी पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है, इवन खुद का भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसिंग होने की वजह से जो भी दूसरी मेडिकेशंस हैं उसके साथ आप देने के पहले सोचें ऐसी ड्रग को, अदरवाइज दूसरी मेडिकेशंस का भी ये लोग एंजाइम इंडक्शंस कर देंगे और इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। पार्सल सीजर्स में एक नई ड्रग एसिल कार्बाजेपिन भी अभी अप्रूव हुई है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो इससे मेजर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं थोड़े बहुत नॉन स्पेसिफिक है, आप कह सकते हैं। जैसे हमने बात की थी ये CNS डिप्रेशन ड्रग्स हैं, तो उसके साथ डिजीनेस होना या फिर थोड़ा बैलेंसिंग डिफ़िकल्टी होना, ये सब चीज़ें थोड़ी कॉमन है, आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी थोड़ी बहुत सीरियस चीज़ की बात करें तो ये है ब्लड काउंट्स। आप कार्बामेजेपिन देते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर आप ब्लड काउंट्स के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि इससे कई सारे ल्यूकोपेनिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया के केसेस भी पाए गए हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। काफ़ी सारे केसेस कार्बामेजेपिन से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के हुए थे, जिसमें जो स्किन के लेयर्स निकल जाते हैं, पेशेंट एक्सपोज हो जाते हैं और उससे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस उसको लग जाते हैं, जिसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी कहा जाता है। और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, पेशेंट मर भी सकता है। तो ये सरकार को जो फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम है उसके थ्रू काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मिले और जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, आपको अपने पैकेज इंसर्ट्स में आपको इसके बारे में अच्छे से मेंशन करना चाहिए। हिपेटॉक्सिसिटी के बारे में भी काफ़ी सारे हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि भाई इससे कार्बामेजेपिन से हिपेटॉक्सिसिटीज़ भी काफ़ी कॉमन है। अगेन कंजेनिटल माल फॉर्मेशंस भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और ड्रग देखते हैं जिसका नाम है कन्वेंशनल ड्रग में वाल्प्रोइक एसिड। जैसे हमने बात की थी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, तो ऑलमोस्ट सभी एपिलेप्सी के लिए आप एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म से काम करती हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके भी काम करती है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करती है, ये गाबाबिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ा के भी काम करती है। तो हर एक प्रकार से ये काम करती है। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के सीजर्स में ये काम करती है, जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक हो गया या फिर मायोक्लोनिक हो गया, ए टॉनिक हो गया, एप्सन सीजर इवन हो गया। सो ऑलमोस्ट सभी सीजर्स के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस की तौर पे अगर पहली ड्रग पूछे तो वाल्प्रोइक एसिड है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है तो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक चीज़ ये है कि ये एक पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है, तो ये एक इनहिबिटर है, ये स्पेसिफिकली आप ध्यान रखें। इसके अदर यूजेस भी हैं वाल्प्रोइक एसिड्स के, जैसे हमने बात की कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कार्बामेजेपिन भी यूज़ की जाती थी, ये भी यूज़ की जाती है। अभी तो वाल्प्रोइक एसिड एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है। और लिथियम भी यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग वो टॉपिक में डिस्कशंस करेंगे। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी ये ड्रग्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में कार्बामेजेपिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन एज एन अल्टरनेटिव भी यूज़ की जाती है। और टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये जो एबनॉर्मल फेशियल मूवमेंट हो जाती है कई बार एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस लेने से, तो उस सिचुएशंस में भी ये यूज़ की जा सकती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो वाल्प्रोइक एसिड से कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं देखते हैं वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट गेन होना, बहुत ही कॉमन है। वाल्प्रोइक एसिड से वेट गेन बहुत होता है, एलोपेशिया होता है या फिर कर्ली हेयर हो जाते हैं, कई बार ट्रेमर्स भी आते हैं। अगेन ब्लड काउंट के ऊपर आप ध्यान रखें, स्पेशली न्यूट्रोफिल काउंट्स कम हो सकते हैं इससे।
लीवर डैमेज का इससे भी काफ़ी सारे केसेस आए हैं, लेकिन ये थोड़े सीरियस हैं और 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर ये देखे गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए 2 साल के अगर छोटे बच्चे हैं, एप्सन सीजर्स है, तो उसमें आप इथोसक्सीमाइड का पहले यूज़ करें रादर देन द वालप्रोइड। ठीक है, हिपेटॉक्सिसिटी बढ़ती है अगर आप इसे कार्बामाजेपिन जैसी ड्रग्स के साथ देते हैं, क्योंकि कार्बामाजेपिन एंजाइम इंड्यूसर है, तो उससे जो हिपेटॉक्सिक मेटाबोलाइट हैं वालप्रोइड के वो बढ़ जाएंगे और हिपेटॉक्सिसिटी बढ़ती है। पेनक्रियास को भी ये डैमेज करता है। तो वन मोर ऑर्गन जिसकी टॉक्सिसिटी है वो है पेनक्रियाटाइटिस, हाइपरअमोनीमिया भी देखा गया है ब्लड में। अगेन इससे भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही कॉमन है, ज़्यादा टॉक्सिक है स्पेशली कंजेनिटल एनोमलीज के पर्सपेक्टिव। और कई सारे केसेस ऑफ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ भी पाए गए हैं। तो वेट गेन, अलोपेशिया, ब्लड काउंट्स के ऊपर ध्यान रखना, लीवर डैमेज होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना, काफ़ी सारे एबनॉर्मलिटीज़ या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। वन मोर ड्रग के बारे में बात करते हैं। अगेन वो एप्सन सीजर्स के अंदर इफ़ेक्टिव है, स्पेशली जिसे पैटिटमाल एपिलेप्सी भी कहा जाता है। वैसे तो एप्सन सीजर्स के अंदर कोई पूछे आपसे कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, तो ऑलवेज आप वालप्रोइक एसिड का ही नाम लिखिए। लेकिन अगर वालप्रोइड कंट्राइंडिकेटेड है, स्पेशली 2 साल से छोटा बच्चा है जिसमें लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उस केसेस के अंदर जैसे मैंने बात की कि इथोसक्सीमाइड का यूज़ आप कर सकते हैं। ये टी टाइप की कैल्शियम चैनल जो थैलेमस में है उसको ब्लॉक करते हैं। अब हम लोग जो भी ड्रग्स हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही डिस्कशंस करेंगे। ट्राइमिथाडियोन एक पुरानी ड्रग्स हैं, ये भी टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती थी, एप्सन सीजर्स में इफेक्टिव थी, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्योंकि उससे जो एक टिपिकल एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं हेमरलोपिया। हेमरलोपिया क्या है? एक प्रकार का ग्लैरिंग इफेक्ट है जो आइज़ में हम लोग कई बार ग्लैर्स हमें दिखती हैं, फोटोफोबियाज होते हैं, तो उस टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन इससे पाई गई है। तो ये अब नहीं यूज़ होती है क्योंकि अब हमारे पास अच्छी ड्रग्स अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ इथोसक्सीमाइड एंड वालप्रोइड। अगेन एक और ड्रग, नई ड्रग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है विगाबेट्रिन। कई बार एमसीक्यू इसमें से पूछते हैं, एक्सट्रीमली कॉमन, विगाबेट्रिन की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। पहले मैं वही आपको बताता हूँ। विगाबैट्रिन, आप बैटरी से याद रखिए कि आई डैमेज, ठीक है, सो विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शंस होता है, वो भी इरिवर्सिबल क्योंकि रेटिनल डैमेज होता है, रेटिनल एट्रोपी होता है। इस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को आप हमेशा याद रखें, बहुत ही स्पेसिफिक है, कई बार एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से पूछा गया है इसके यूज़ के बारे में। ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन द इन्फेंटाइल स्पाज्म, एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सीजर्स जिसे कहा जाता है इन्फेंटाइल स्पाज्म, जिसमें विगाबेट्रिन का यूज़ की जाता है। कैसे विगाबेट्रिन काम करती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो गाबामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ाती है, कैसे गाबा ट्रांसएमिनेज, उसका जो मेटाबोलाइट एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करती है, तो गाबा का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लेमोट्रिजिन। अगेन हमने बात की थी कि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की एपिलेप्सी में यूज़ होता है। दूसरी कौन सी थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम? वालप्रोइड, क्योंकि वालप्रोइड के साथ काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो अभी के हिसाब से, अभी की रिसेंट क्लिनिकल सिचुएशंस के हिसाब से वालप्रोइक एसिड बहुत ही एक्सट्रीमली कॉमनली यूज़ होती है। काफ़ी सारे फिजिशियंस इसके ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि ये नई मेडिकेशंस हैं, अच्छी मेडिकेशंस हैं। तो वालप्रोइड जितने एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीरियस नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये एसजे सिंड्रोम के ऊपर, ठीक है। तो कई सारे एसजे सिंड्रोम के केसेस भी इससे रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा ये मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जैसे हमने बात की थी इन बोथ वालप्रोइक एसिड जो ड्रग ऑफ चॉइस है और कार्बामाजेपिन दोनों में बात की थी, उसी प्रकार से लेमोट्रिजिन भी डिप्रेसिव फेजिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में यूज़ होता है। फिर एक और ड्रग है गाबापेंटिन, हमने वो फिगर में बात की थी। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि जो गाबा का सिंथेसिस और रिलीज बढ़ाती हैं, तो जिसलिए काफ़ी सारे सीजर्स के अंदर ये यूज़फुल होती है, वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक हो या फिर पार्शियल। लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें ये कम यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्योंकि अच्छी मेडिकेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है ये कौन सा, न्यूरोपैथी, या फिर डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड न्यूरोपैथी हो या फिर इन्फेक्शन स्पेशली वायरल पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। तो इस प्रकार की जो न्यूरोपैथीज़ होती हैं वो न्यूरोपैथीज़ में स्पेशली प्रीगाबलिन वो भी सेम मैकेनिज्म से ही काम करती है।
तो ये जो प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन्स हैं, ये इस प्रकार की न्यूरोपैथी में बहुत अच्छे से काम आती है। इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स में भी जो न्यूरोनल पेन एसोसिएटेड होता है उसको भी कम करने के लिए ये गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन जैसे मेडिकेशंस इफेक्टिव है। अगर आपके घर में भी किसी पेशेंट्स को डायबिटिक न्यूरोपैथी का तकलीफ है, जैसे पैरों में झंझनाहट होती है, ऐसी कुछ तकलीफ है, अगर और कोई कॉज नहीं निकलता है, तो आप देखिएगा उनके प्रिस्क्रिप्शंस में ये गाबापेंटिन या फिर प्रीगाबालिन जैसी ड्रग होंगी। फिर एक गैनोक्सोलोन, इसमें से कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ गैनेक्सोलोन, क्या है। तो गैनेक्सोलोन एक न्यूरोस्टीरॉयड है जो ब्रेन में ही बनता है और स्पेशली बच्चों में एब्सेंस सीजर और इन्फेंटाइल स्पाज्म जैसे सिचुएशंस में काम आता है। एंड एक एडिशनली यूज़ है इसका, दैट इज़ कैटामेनियन एपिलेप्सी। कैटामेनियल एपिलेप्सी का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान एपिलेप्सी या फिर सीजर्स आना। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है और इसके अंदर गैनोक्सोलोन का यूज़ होता है। तो ये कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछा जाता है। फिर एक और ड्रग के बारे में देखते हैं जिसका नाम है टोपिरामेट। टोपिरामेट जैसे ऑलरेडी हमने बात की थी कि ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करते हैं जिसका नाम है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स को कम करते हैं, काइनेट रिसेप्टर्स को इनहिबिशंस करके काम करते हैं। एडिशनली ये सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती है और गाबा का ट्रांसमिशन भी बढ़ाती है। इसीलिए इसे जनरलाइज सोनिक क्लोनिक, पार्शल और इवन रेजिस्टेंट काइंड ऑफ केसेस जिसे लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम भी कहते हैं उसमें यूज़ होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक है। दो चीज़ आप याद रखें, टोपी पहनने से वेट लॉस होता है ऐसा आप याद रख सकते हैं, जिससे वेट लॉस के काफ़ी सारे केसेस हो, और इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्या होता है कि रीनल स्टोन होना बहुत ही कॉमन है। तो रीनल स्टोन भी होता है। एक दूसरी ड्रग भी है जिसका नाम है जोनीसामाइड, उसमें भी कार्बनिक एनहाइड्रेज प्रॉपर्टी है और इससे से भी रीनल स्टोन हो सकते हैं। तो दो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यहाँ पे हैं, टोपिरामेट और जोनीसामाइड, बहुत ही स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इनका। फिर बात करते हैं फेलबामेट के बारे में। फेलबामेट भी अगेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को के एक्शन को ब्लॉक करते हैं बट थ्रू एनएमडीए रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है। ये भी अगेन ड्रग रेजिस्टेंस, ये जो नई ड्रग है रेजिस्टेंस एपिलेप्सी के लिए ही लिखी गई है। कन्वेंशनल में जैसे हमने बात की कि ये जो 3 पुरानी मेडिकेशंस थी, फेनिटोइन, वाल्प्रोइड या कार्बामाजेपिन, और जो नई लेमोट्रेजिन जैसी मेडिकेशंस हैं उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं हिपेरोटॉक्सिसिटी एंड ब्लड डिसऑर्डर, स्पेशली प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सो वाल्प्रोइड जैसा ही कुछ पिक्चर यहाँ पे भी है, तो इसीलिए उसको भी कम यूज़ किया जाता है। फिर एक नया ड्रग है पैराम्पेनल। सो पैराम्पेनल जो है वो पार्शियल सीजर्स में या फिर फोकल सीजर्स में काम आता है। ये भी जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं, एएमपी रिसेप्टर, इनको ब्लॉक करता है। तो जो भी 3 ड्रग्स हमने देखी वो तीनों ड्रग्स अभी जो एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की इफेक्ट है उसको ब्लॉक करती है। 2 ड्रग्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जो पार्शियल सीजर्स में काम आती है, साइनेप्टिक वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन जिसमें लेविटेरासिटाम काम करती है, उसका भाई भी है एक नया जिसे ब्रीवारासिटाम भी कहा जाता है। ये किस मैकेनिज्म से काम करती हैं ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल इसकी है इरिटेबिलिटी, अग्रेशन एंड लेबिलिटी ऑफ मूड। सो मूड स्विंग्स होना इन शॉर्ट इससे बहुत कॉमन है। मैक्सल्फ बहुत ही फेमस हमारे इमरजेंसी मेडिकेशंस के ट्रे में पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो स्पेशली जब कन्वल्जन्स होते हैं प्रेगनेंसी के साथ, लेबर्स में जब कन्वल्जन होते हैं जिसे कहते हैं एक्लेम्शिया, तो उस सिचुएशंस में या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए मैक्सल्फ का यूज़ किया जाता है। ये मैक्सल्फ एक ऐसी मेडिकेशंस हैं, अगर आपको कोई पूछे एग्ज़ाम में एक यूनिक चीज़, तो मैक्सल्फ एक ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसको अलग अलग रूट पे देने से अलग अलग इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे मैक्सल्फ को आप दे सकते हैं ओरल रूट से भी, अगर ओरल रूट से दे तो मैक्सल्फ से डायरिया होता है। अगर मैक्सल्फ को टॉपिकल रूट से दे तो टॉपिकल उसका हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट है, ईडिमा कम करता है। और अगर मैक्सल्फ को पेरेंटल रूट से दे, आप IVIM या वटेवर रूट से दे, तो पेरेंटल रूट से आप एक्लेम्शिया की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही ड्रग है, अलग अलग रूट में अलग अलग इफेक्ट होती है। ये बहुत यूनिक चीज़ है मैक्सल्फ के बारे में। मैक्सल्फ की टॉक्सिसिटी देखने के लिए आप नीजर्क या फिर पटेलर रिफ्लैक्स देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्लिनिकल साइड बहुत ही कॉमन चीज़ है। टियागाबिन जैसे हमने बात की थी कि गाबा का जो अपटेक होता है उसे इनहिबिट करती है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का लेवल बढ़ाती है। पार्शियल सीजर में एज एन एक्जोन मेडिकेशन यूज़ होती है।
ड्रग्स के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देख रहे हैं। अगर आप पीछे की ड्रग्स देखेंगे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। लैकोसामाइड हमने जैसे बात की थी कि जो एक्साइटेटरी इंटरजंक्शनल न्यूरॉन्स बन जाते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं कोलेप्सिन रिस्पॉन्स मीडिएटेड प्रोटीन, इसको ये बंद करता है और इवन सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है, तो जिसकी वजह से ये पार्शियल सीजर्स में इफेक्टिव है। स्टीरिपेंटोल नई एक ड्रग है, ओरल एंटीलेप्टिक, अभी परमिशन उसको मिली है। गाबामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ाता है और ये ड्रेविड सिंड्रोम के अंदर यूज़ होता है। ये ड्रेविड सिंड्रोम भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, एक यूनिक चीज़ है। ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं कि जेनेटिक कंडीशंस हैं, बच्चों में देखा गया है, जो कन्वेंशनल ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इसी ड्रेविड सिंड्रोम कहा जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए स्टीरिपेंटोल या फिर वही जो लैनॉक्स कैस्ट्रोड की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज़ की थी, नई ड्रग्स यूज़ की जाती है, उसमें इनका इंक्लूजन होता है। रूफीनामाइड एक मेडिकेशंस हैं, अगेन जैसे हमने बात की थी कि लैनॉक्स कैस्ट्रोड सिंड्रोम के अंदर काम करती है, सोडियम चैनल बंद करके ये ड्रग काम करती है। रेटिगाबिन भी है जो एज एन एड ऑन ड्रग पार्शियल सीजर्स में। रेटिगाबिन का एक इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो है यूरिनरी रिटेंशन। नई ड्रग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है जिसका नाम है कैनाबिडियोल। सो कैनाबिडियोल एक ड्रग्स हैं जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर इगोनिस्टिकली काम करती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एफडीए के द्वारा अप्रूव की गई ड्रग है जो मरीजुआना डेरिवेटिव है। तो मरीजुआना डेरिवेटिव के तौर पे ये पहली अप्रूव ड्रग्स हैं कि मैरिजुआना का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो भी है उसको एक्सप्लोर करके उसका इफेक्टिव ड्रग बनाया गया है जो रेजिस्टेंट एपिलेप्सी के अंदर काम करता है। तो बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं ये चीज़। ये फिगर में पूरा जो एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उसका मैकेनिज्म समझाया गया है। क्विकली हम लोग चले जाते हैं सोडियम चैनल के ऊपर। जो प्री साइनेप्टिकली सोडियम चैनल है जिससे एक्साइटेशंस और डीपोलराइजेशंस होता है उसको बंद करती है फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, एसिल कार्बाजेपिन, लेमोट्रिजिन, लैकोसेमाइड और जोनिसामाइड, ठीक है। लेविटेरासिटाम जो है हमने बात की कि साइनेप्टिक वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन के साथ इफ काम करता है और जिससे मॉड्यूलेशन करता है, ग्लूटामेट का रिलीज़ कम करता है और गाबा का रिलीज़ वो बढ़ाता है। उसके बाद हम काम करते हैं, बात करते हैं इथोसक्सीमाइड की। तो इथोसक्सीमाइड टी टाइप ऑफ जो कैल्शियम चैनल है उसको मेनली ब्लॉक करता है। रेटिगाबिन नई मेडिकेशंस थी, उसकी मैकेनिज्म हमने नहीं देखी है। वो जनरली पोटेशियम चैनल को ओपन करके काम करती है जिससे भी सेल एक्साइटेशन हम लोग कम कर सकते हैं। पैरम्पेनल एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट है जो रिसेप्टर्स के थ्रू एएमपीआई रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये काम करता है। बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर क्लोराइड चैनल का जो गाबा के थ्रू एक्शन होता है फैसिलिटेटरी एक्शंस करवाता है जिससे क्लोराइड कंडक्शन बढ़ता है और इनहिबिटरी इफेक्ट क्रिएट करता है। टियागाबिन गाबा का लेवल बढ़ाता है, जो गाबा का अपटेक होता है इसे ये इनहिबिट करता है, गाबा ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करता है। गाबापेंटीन और प्रीगाबालिन जो रिलीज़ करवाता है, जो भी साइनेप्स के अंदर गाबा होते हैं गाबा के वेसिकल्स थ्रू उसको रिलीज़ करवाते हैं। रेटिगाबिन जैसे हमने बात की थी कि पोटेशियम चैनल को यहाँ से ओपन करता है। तो ये ऑलमोस्ट सभी मेडिकेशंस हैं जो काम करती है। ऑलमोस्ट सभी के बारे में हम लोग देखिए, एक विगाबैट्रिन यहाँ पे नहीं है। विगाबैट्रिन जो गाबा का जो डिस्ट्रक्शन होता है गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम से उसको बंद करती है। इवन वाल्प्रोएट भी उसके ऊपर काम करती है, तो वो एक एडिशनल रह गई थी। तो ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स इस फिगर में आपको पता चल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं, दैट इज़ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी जैसे सिचुएशंस क्रिटिकल हो तो आप क्या करेंगे? ये बहुत कॉमन चीज़ है। प्रेगनेंसी भी है, बच्चे को भी बचाना है, बच्चे को भी बाहर लाना है, और एपिलेप्सी भी है। अगर एपिलेप्सी हो जाती है उस सिचुएशंस में तो मदर को डैमेज हो सकता है, बच्चे को भी डैमेज हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग इस केस में ड्रग्स देते भी हैं तो ड्रग्स से भी बच्चे को डैमेज हो सकता है। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है एज ए फिजिशियंस के लिए इस टाइप की सिचुएशंस में। तो जनरली ऐसा माना गया है कि अगर एपिलेप्सी है तो आप कंसीविंग का चांस ना ले, अडॉप्शन के ऊपर या फिर और कोई टेक्निक के ऊपर ही जाए।
लेकिन ऑलरेडी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर चल रही है तो सेम ड्रग को ही चलने दे, उसको ज़्यादा चेंज मत करे, अदरवाइज़ एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। फॉलिक एसिड अवश्य दे, हो सके तो ज़्यादा दे, जिससे हम लोग न्यूरल टॉक डिफेक्ट जितनी हो सके उतनी कम कर सकें। अगर फेनिटोइन चल रही है, वैसे तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन चल रही है तो साथ में विटामिन के दे, क्योंकि उससे जैसे हमने देखा विटामिन के का डेफिशिएंसीज हो सकता है। तो ड्यूरिंग लेबर और इवन आफ्टर द डिलीवरी देना बहुत ज़रूरी है विटामिन के। अल्ट्रासाउंड रेगुलर करवाएं अगर प्रेगनेंसी में है तो, जिससे कंजेनिटल एनोमलीज का जल्द से जल्द पता चल सके। अगर एमटीपी का ऑप्शन अवेलेबल है तो पेशेंट कैन ऑप्ट एज वेल। अगर अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है और प्रेगनेंसी नहीं हुई है और प्लानिंग कर रहे हैं, तो जितनी हो सके उतनी कम एंटी एपिलेप्टिक दवा के ऊपर पेशेंट को रखें। वैसे ऐसा माना गया है कि नई जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस है वो अच्छी है, उसमें टेरोटोजेनिसिटी कम है, वालप्रोइड की टेरोटोजेनिसिटी सबसे ज़्यादा है। पुरानी में कार्बामाजेपिन प्रीफर्ड मेडिकेशन से कंपेरेटिवली सेफर ड्रग्स हैं, और लेमोट्रिजिन जैसे हमने बात की थी नई मेडिकेशन है, वाइड स्पेक्ट्रम है, उसको प्रेगनेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। टोपिरामेड भी एक अच्छा ऑप्शन है एक्सेप्ट एप्सन सीजर्स। तो टोपिरामेड, लेमिट्रिजिन जैसी वाइडर स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कंपेरेटिव टेरोटोजेनिसिटी कम है। तो ये पूरा कंक्लूजन है इसके बारे में, और इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको पूछेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? वालप्रोइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेमोट्रिजिन दे सकते हैं, क्लियर। फोकल में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कार्बामाजेपिन। एक यही है जहाँ पे कार्बामाजेपिन आएगा, अदरवाइज सभी जगह पे आपको वालप्रोइड ही दिखेगा एज अ क्रोनिक ट्रीटमेंट, स्पेशली एप्सन सीजर, मायोक्लोनिक, एटोनिक, सभी सीजर्स के अंदर। एप्सन सीजर्स के अंदर 2 साल से छोटा बच्चा हो तो वालप्रोइड नहीं दे सकते, उस केस में आप इथोसक्सीमाइड दें, क्योंकि वालप्रोइड से हेपेटोटॉक्सिसिटीज़ होती हैं। इन्फेंटाइल स्पाज्म बहुत स्पेसिफिक है, हमने बात की थी वैसे इन्फेंटाइल स्पाज्म के अंदर एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन्फेंटाइल स्पाज्म के अंदर ACTH दिया गया है। हमने इन्फेंटाइल स्पाज्म में बात की थी विगाबैट्रिन के बारे में, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे ACTH को ही प्रीफर किया जाता है। फेब्राइल सीजर हैं, ये सब एक्यूट कंडीशंस हैं, फेब्राइल सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसी, और इवन ये एक्लेम्शिया। तो फेब्राइल सीजर्स में डायजेपम इफेक्टिव ड्रग्स हैं, रेक्टल डायजेपम बच्चों में होता है तो यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में IV लोराजेपम ड्रग ऑफ चॉइस है। रेजिस्टेंट केसेस में जैसे हमने बात की थी कि वालप्रोइड या फिर रूफिनामाइड जैसी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, और अगर एक्लेम्शिया है तो मैक्सल्फ इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और जितना हमने डिस्कस किया है वो चीज़ों में आपको पता चल गया होगा। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमने ऑलमोस्ट सब डिस्कस की हैं। फिर भी अगर कुछ रह गई है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कैसा लगा है ये टॉपिक, ये भी हमें बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम यही रिकमेंड करते हैं कि पहले आप हमारा लेक्चर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद आप जो भी बुक पढ़ते हैं पढ़िए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग्स बहुत इजी हो जाएगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है। अदरवाइज़ क्या है कि अननेसेसरी चीज़ों में आप पढ़ते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे लेक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट देखिए, हमने काफ़ी सारे सिस्टम के प्लेलिस्ट बनाए हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स को प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।